गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग करिकुलम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और करिकुलम का मतलब क्या है, करिकुलम का परिभाषा क्या है, करिकुलम का नेचर क्या है, इन सब बातों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका था। और आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, सिलेबस का निर्माण होता है, तो किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को उसमें समावेशित किया जाता है, उसमें समाहित किया जाता है कि एक शानदार करिकुलम निकल के बाहर आता है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास तक पहुंचाने में मदद करता है। और आज हम लोग उसी करिकुलम के सिद्धांतों को देखेंगे कि कौन कौन सा सिद्धांत है जिसको एक पाठ्यचर्या निर्माण के समय में ध्यान में रखा जाता है और फिर उसी के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो किसी भी समाज के लिए शिक्षक के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व वैज्ञानिक विचारधाराओं, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों एवं परंपराओं व राजनीतिक विचारधारा आदि कारकों की महती भूमिका होती है। अगर उदाहरण की बात हम करें तो दार्शनिक विचारधारा के अनुसार, यानी कि जो कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी कि दर्शन शास्त्र से जो भी लोग रिलेटेड होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि करिकुलम ऐसा हो जो समाज के उद्देश्यों को फुलफिल कर सके। और ठीक अगर हम मनोवैज्ञानिक विचारधारा धारा के अनुसार अगर पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण के समय सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान व योग्यता पर दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर संगठित पाठ्यक्रम के निर्माण की वैज्ञानिक प्रकृति के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। भारत एक जनतंत्र राज्य होने के कारण पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारण में जनतंत्रीय आदर्शों का समावेश किया जाना प्रायः अपेक्षित होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में जो आदर्शों का समावेश किया जाना चाहिए तो वो सब कुछ हमारे समाज के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक, तो प्रमुख सिद्धांत भारत के विद्यालयों में अपनाए जाएं, वे जनतंत्रीय भावना के आधार पर हों और इसके साथ ही आज विज्ञान की तीव्र गति व ज्ञान के विस्फोट तथा द्रुत गति से होने वाले नवीन आविष्कारों को देखते हुए यह अपेक्षित है कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी विकसित करें और बच्चों के सर्वांगीण विकास को आगे लेके जाएं। अब वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले विषयों एवं क्रियाओं का समावेश आज के पाठ्यक्रम से एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए, क्योंकि मानव के भौतिक जीवन के लिए क्या उपयोगी है तथा क्या नहीं एवं किसी वस्तु को मानव के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, इन प्रश्नों का समाधान विज्ञान ही कर सकता है। अतः इन दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण निम्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम लोग इस बात को देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा बात है जो कि हम लोग सिद्धांत के रूप में लागू कर सकते हैं और सिद्धांत को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। अब हम उसको पॉइंट वाइज देखेंगे और समझेंगे। तो पहला है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग विथ लाइफ। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को शामिल किया जाए जो बालक के भावी जीवन से व वर्तमान जीवन से संबंधित हो, साथ ही साथ उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो। बालक को उन्हीं विषयों के अध्ययन करने में जीवन में सफलता मिल सकती है जो उसकी वर्तमान रुचियों, आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुरूप हो। यानी कि बच्चे को हम इस करिकुलम को दें जो कि उसके रुचि पर निर्भर हो, उसके आकांक्षाओं पर निर्भर हो और उसके योग्यता पर निर्भर हो, ताकि वो बच्चा अपने लाइफ में बहुत आगे जा सके। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान जीवन से संबंधित ऐसे विषय, सामग्री व क्रियाएं हो जिनका अध्ययन करके वे अपने जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझकर सुलझा सके। पाठ्यक्रम में जीवन से असंबंधित पाठ्यवस्तु तथा क्रियाएं होने पर भावी जीवन के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। यानी कि पाठ्यक्रम है हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के वर्तमान जीवन में भी उसका लाभ मिल सके और आने वाले उसके भविष्य का जो जीवन है उसमें जो भी कुछ बच्चा पढ़ा है, जो भी कुछ बच्चा समझा है पाठ्यक्रम को या सिलेबस को या करिकुलम को, वो अपने भावी जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंड है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत।
तो शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बात सही है कि शिक्षा का जो भी उद्देश्य है, हालांकि शिक्षा का उद्देश्य के बारे में हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसका बहुत सारा उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, व्यक्तिगत उद्देश्य है, राष्ट्र के हित में उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो भी उद्देश्य है वो हमें पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा व सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। अब समय के साथ साथ बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो परिवर्तन होते चला जाता है। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा का जो भी उद्देश्य है वो तत्काल जनरेशन में उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको ध्यान में रखे ही करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद आगे है कि इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों में अनुकूल हो। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना भी है। जो हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में है कि आप अपने से कितना आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने से कुछ आर्थिक उपाय कर लीजिए ताकि आप अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण खुद से कर सकें। फिर है कि अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में इनके विकास हेतु ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम को अपनाने के बाद भी छात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, वह इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधा पड़ सकती है। थर्ड है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर अर्थात बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, वृद्धि एवं आयु के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जो भी करिकुलम हो, जो भी सिलेबस हो, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुकूल हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चूँकि सभी विद्यार्थियों की रुचियाँ, आवश्यकताएँ व योग्यताएँ एक समान नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नता तो हर एक व्यक्ति में होती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो जाहिर सी बात है कि सबका रुचि, सबका इंटरेस्ट, सबका योग्यता, सबका कैपेसिटी, सब कुछ अलग होता है। तो उसके हिसाब से काम हो। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यार्थी की रुचियों, आवश्यकताओं व योग्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को अपनाकर अपना विकास कर सके। शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों व आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिसमें छात्रों को पाठ्यक्रम का पूरा लाभ मिल सके व वे एक निश्चित स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज्ञान को भली प्रकार अर्जित कर सके। फोर्थ, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पाठ्यक्रम में विविधता भी होनी चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, इसलिए भी कि जिससे उसे छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इससे उनमें निरस्ता की भावना उत्पन्न होती है, साथ ही साथ सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न होती है। फिफ्थ, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, जो कि मैं बार बार आप लोगों से कहते आ रहा हूँ शुरू से ही कि जो भी कोविड-19 के दौरान आप लोगों को एक प्रकार से छुट्टी ही मिला हुआ है कॉलेज से, तो आप उस अवकाश के समय का सदुपयोग करें, अपने पढ़ाई को पूरा करके, अपने सिलेबस को पूरा करके, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर बीएड का, उसमें आप अपने को साबित कर सकें कि यू आर द बेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर, तो लीजर टाइम को यूज़ करने की बात कही जा रही है पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य व अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। इसलिए अध्ययन के विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए, जैसे खेलकूद, सामाजिक और सौंदर्यात्मक क्रियाएं आदि। ये क्रियाएं बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगी। सिक्स्थ, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि प्रत्येक बालक की रुचियां, आवश्यकताएं, योग्यताएं, मनोवृत्तियां एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा उनका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, इसलिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम की अवधारणा उपयुक्त नहीं है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना एकदम जरूरी है। सेवेंथ, सामुदायिक जीवन से संबंध का
सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ कम्युनिटी लाइफ। तो पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से संबंध स्पष्ट संबंध होना चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है वो समुदाय से रिलेट हो, जो जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उससे सीधा संपर्क हो उसका। पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या होनी चाहिए, वह छात्रों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके, यानी कि पाठ्यक्रम करिकुलम या सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के भावी जीवन में आने वाले भविष्य में उसको काम दे। नन का मानना है कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ ही बातें सिखाना नहीं चाहता है, बल्कि यह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाए जो जीवन के लिए उपयोगी हो। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखना चाहें तो लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे सामाजिक व्यवहार में निपुण भी होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो अब बात है कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड। तो पाठ्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों का सामाजिक विकास हो सके, बच्चों का चारित्रिक विकास हो सके, बच्चों का भावनात्मक विकास हो सके, बच्चों का आध्यात्मिक विकास हो सके। जो भी विकास है, जो कि हम सर्वांगीण विकास का नाम दे सकते हैं जिसे, वो सब विकास उसका होना चाहिए। करिकुलम हमेशा वैसा होना चाहिए। तो इससे वे नए विषय के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकें। इस प्रकार पाठ्यक्रम को समाज के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यक्रम यदि व्यापकता के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण पर भी आधारित हो तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 10th है संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सभी विषय का संगठन होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विषय का उद्देश्य विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना होता है। जब सभी विषयों को संगठित करके अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है तो इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बन जाता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम में अधिक रुचि दिखाते हैं और आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। 11th रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। तो बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। जब बच्चे अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उन सब चीज़ों का, तो उनका क्रिएटिव माइंड और क्रिएटिव हो जाएगा। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए तथा उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में रेमांड ने लिखा है, जो पाठ्यक्रम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। 12 खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। अब है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है। ये तो बात सही है कि बच्चा खेलना बहुत पसंद करता है जब भी वो अपने स्टार्टअप एज में होता है, किंतु कार्य के प्रति वह रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण खेल द्वारा उसे आनंद की अनुभूति मिलना है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के इस सिद्धांत के अनुसार इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। इसका आशय है कि पाठ्यक्रम में जिस विषय वस्तु का ज्ञान हम छात्र को देना चाहते हैं उसे खेल की क्रियाओं से संबंधित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जहाँ तक नई शिक्षा नीति 2020 की बात है, तो जो फाउंडेशन, जो बच्चे का UKG और नर्सरी जहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसी चीज़ पे आधारित किया जा रहा है कि बच्चे विद्यालय में तो जाएं लेकिन उनको घर वाला माहौल मिले और खेल खेल में ही वो सीखने का प्रयास करें। 13 संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के इस समय
पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो और साथ ही साथ वो अपने इस सब सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण भी कर सके। अतः पाठ्यक्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। 14 अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। तो पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को समाविष्ट करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो। यानी कि सीधा बात यहाँ यही कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम हमेशा और ऐसा होना चाहिए, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के भावी जीवन से रिलेट हो, किंतु सफल जीवन यापन के लिए वर्तमान के साथ साथ भावी जीवन के अनुकूलीकरण की दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों एवं वस्तुओं, क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों के जीवन में आने वाली समस्याओं एवं परिस्थितियों को समझने एवं उनका समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सके। तो उसी फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, ताकि बच्चे के जो भावी जीवन होने वाले हैं उसमें पाठ्यक्रम से कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। सह संबंध का सिद्धांत, लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उससे सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हो, यानी कि दो विषयों को संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा चैप्टर ऐसा होता है जो सेम पढ़ना होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और एग्रीकल्चर हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। तो अगर हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर को समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमिक्स की क्लास में हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सहूलियत मिलेगा। तो यही कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एकीकृत व सुसंबद्ध पाठ्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। विषयों के संबंध न होने पर पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में सह संबंध का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से देखा। मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों को सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे डाल दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, इसको समझा दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। एक बार फिर से इससे हम लोग रिकॉल कर लें पॉइंट वाइज कि एक पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। सेकंड, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। थर्ड, बालक केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। फोर्थ, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। फिफ्थ, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सेवेंथ, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। एट, उपयोगिता का सिद्धांत। नाइन्थ, व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। टेंथ, संगठन का विकास। 11th, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। 12, खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। 13, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। 14, अग्रदर्शिता का सिद्धांत एंड 15 लास्ट, सह संबंध का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों है, यानी कि नीड्स ऑफ करिकुलम इन स्कूल। थैंक यू।